तो ये वीडियो है एसी फंडामेंटल का पार्ट 6। इस एसी फंडामेंटल के पार्ट में हम अल्टरनेटिंग करंट को एक प्योर रेजिस्टेंस के थ्रू गुजारेंगे, तो क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उसको हम पूरा एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं। तो आप देखिए, एक मैंने सर्किट बनाया है जिसमें एक सप्लाई लगाया है जिसका वोल्टेज V बराबर Vm sin ओमेगा t है, और एक ये रेजिस्टेंस लगा है जो कि प्योर रेजिस्टेंस है। इसमें ना ही कोई इंडक्टिव लोड है ना ही कोई कैपेसिटिव लोड है, ये प्योर रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, और इससे एक आई करंट फ्लो हो रही है, स्मॉल आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई का मान क्या होगा, हमारा सूत्र के अनुसार होगा V अपन आर, आई इक्वल टू V अपन आर। तो V का मान हम रख देते हैं यहाँ से, तो Vm अपन साइन ओमेगा टी अपन आर हो जाएगा। अब मैक्सिमम की स्थिति तब आएगी जब हम ओमेगा टी का मान 90 रखेंगे, यानी कि जब ओमेगा टी का मान रखेंगे 90 तो हमारा मैक्सिमम करंट करंट कम मैक्सिमम होगा जब हम ओमेगा टी का मान 90 रखेंगे। तो 90 रखेंगे तो पूरा हमारा ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आई बराबर Vm अपन आर इक्वल टू आई एम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई का मान हमारा पूरा एक समीकरण हो जाएगा, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि हमें दो समीकरण मिला। V का क्या समीकरण निकला, V का मान निकला Vm sin ओमेगा टी, I का मान Im sin ओमेगा टी। अब इसके बाद हम देखेंगे तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में हमारा ग्राफ कैसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस के केस में जो Vm जो वोल्टेज का सिग्नल चलेगा साइनोसॉइडल वेव का, वही सेम सिग्नल करंट का भी चलेगा प्योर रेजिस्टेंस के केस में। यानी कि दोनों वोल्टेज और करंट दोनों का जो साइनोसॉइडल वेव है एक ही एंगल पर चलेगा। जब हमारा वोल्टेज का सिग्नल 0 होता है उसी समय हमारा करंट का भी सिग्नल 0 होता है। जैसे यहाँ पे 0 है, फिर उठ रहा है, जब मैक्सिमम होगा वोल्टेज का सिग्नल उसी समय हमारा करंट का भी सिग्नल मैक्सिमम होगा। जब फिर 0 होगा तो फिर हमारा करंट का सिग्नल 0 होगा। जब वोल्टेज का सिग्नल नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, उस समय भी हमारा करंट का सिग्नल नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा। यानी कि दोनों वोल्टेज और करंट का दोनों का वेवफॉर्म एक साथ चलता है। तो ये होगा, जो कि हम ग्राफ में इसे आसानी से देख सकते हैं। यानी कि इस टोटल में आप देखेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच फेज एंगल 0 होता है। यानी कि पूरा जो, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है वोल्टेज का ग्राफ, सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है, और इसी पे इन अगर इंडक्टिव होता तो थोड़ा सा 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिव है तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो इसी पे हमारा आई भी आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का फेज एंगल 0 हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे ओ ले लेते हैं, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे फेज एंगल हमारा 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि फेज एंगल 0 होता है, तो फेज एंगल यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे मैंने डिनोट किया है, फेज एंगल बराबर 0 होता है प्योर रेजिस्टिव लोड के केस में। ठीक है, अब हम प्योर रेजिस्टिव केस के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अगर एक एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव लोड जुड़ा हुआ है तो पावर फैक्टर क्या होगा। तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच जो फेज वोल्टेज फेजर है और करंट फेजर है, इन दोनों के बीच जो करंट का मान होता है, जो एंगल होता है वो 0 होता है। फेजर एंगल 0 होता है, फेज एंगल क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल को ही हम एक प्रकार से कहते हैं, जो इन दोनों के बीच के कोसाइन एंगल को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कोसाइन ऑफ द एंगल मेड बिटवीन मेन वोल्टेज फेजर एंड मेन करंट फेजर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो अब चूंकि क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फेज एंगल इन प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। यानी कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में फेज एंगल होता है 0, तो 0 होता है। तो यानी कि cos फाई में 0 का मान रखेंगे, फाई का मान 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान होता है हमारा 1। तो हमारा जो भी होता है cos थीटा या cos फाई, यहाँ पे थीटा मैं लिखा हूँ, सेम होता है। यानी कि थीटा का मान 0 होगा, तो cos 0 बराबर यूनिटी, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर होगा उसका मान होता है यूनिटी, यानी कि एक यूनिटी होता है। अब हम देखते हैं कि पावर इन द सर्किट, अब सर्किट में पावर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक्चुअली पावर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है इंस्टेंटेनियस पावर और दूसरा होता है एवरेज पावर।
अब इन इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटमीटर मेजर एवरेज एक्टिव पावर, यानी कि वाटमीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज एक्टिव पावर को ही मेजर करता है। अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर की क्या कंडीशन है प्योर रेजिस्टिव लोड के कंडीशन में। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक छोटा सा सर्किट मैंने बनाया है जिसमें एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव लोड जुड़ा गया है, जिसमें सप्लाई भी दिया गया है। भी का मान क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है जिसका मान है आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आई करंट फ्लो कर रही है यहाँ से। फिर आगे की स्लाइड में समझते हैं कि कैसे ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाला जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकाला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे P बराबर वी आई रखा है, जो कि नॉर्मल सा एक सूत्र है। तो इसमें V और I का मान रख देते हैं, जैसे कि हमको पता है कि V का मान है वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मैंने लिखा है, इंटू I का मान है आई एम साइन ओमेगा टी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वी एम आई एम साइन ओमेगा टी में, वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी में दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो बात बराबर होगा। ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे लिखा 2 से भाग दिया है और 2 से यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा है 2 से गुणा भी किया है। तो फिर क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, वी एम आई एम अपान 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आगे देखिए, इसको मैं 2 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 भाग में, जो कि होगा वी एम अपान रूट टू इंटू वी आई एम अपान रूट टू इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। क्योंकि जब हम 2 को हम 2 भागों में बांटेंगे ना, तो अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बराबर होता है 2। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो फिर अब वी एम अपन रूट 2 का मान क्या होता है, ये आर एम एस वैल्यू है। जैसे कि मैं पिछले पिछले जितने भी पार्ट्स में है उसमें मैंने बताया है कि आर एम एस वैल्यू होता है वी एम अपन रूट 2, तो यहाँ पे वी आर एम एस हो जाएगा। यहाँ पे आई एम का मान है आई एम अपन रूट 2 है, तो आई आर एम एस हो जाएगा। फिर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान है वह, उसका मान होता है 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको इस फॉर्म में रख दिया है। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को वी आर एम एस आई आर एम एस को 1 से गुणा करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वी आर एम एस आई आर एम एस माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कास 2 ओमेगा टी हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसको मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा और अलग रूप में इसको बदल दिया है। जैसे लिखा है यहाँ पे वी आर एम एस आई आर एम एस, इसको एज इट इज रखा है, फिर यहाँ पे प्लस लगाया है, फिर इसको ब्रैकेट में हमने माइनस लगाया है, क्योंकि जब इसको गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में हमने लिखा है माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कास 2 ओमेगा टी। ये वाला जो वी आर एम एस आई आर एम एस, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कांस्टेंट है, इसमें कोई पीरियोडिक कंटेंट नहीं है, जबकि सेकंड में है हमारा कास्ट ओमेगा टी, जो कि पीरियोडिक या सिमेट्रिकल कंटेंट है। तो इसलिए ये अगर टोटल देखा जाए वी आर एम एस आई आर एम एस प्लस इन ब्रैकेट माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कास्ट 2 ओमेगा टी, ये पूरा का पूरा इसमें कांस्टेंट और पीरियोडिक होने के कारण ये पूरा का पूरा पीरियोडिक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि देन वी कैन से दैट P इज आल्सो पीरियोडिक, यानी कि पूरा P भी पीरियोडिक होगा। अब वो तो रहा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमारा एवरेज पावर क्या होता है, तो एवरेज पावर आप देखिए कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब कोई समीकरण में एक कांस्टेंट वैल्यू और एक सिमेट्रिकल वैल्यू आए, तो उसका एवरेज वैल्यू कांस्टेंट ही होता है, जो कि मैंने पिछले पार्ट में किसी पार्ट में मैंने समझाया था। तो जब भी कोई हमारा समीकरण में कांस्टेंट वैल्यू और एक सिमेट्रिकल वैल्यू दोनों साथ मिलकर आएगा, तो उसमें जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा वही एवरेज वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस इंस्टेंटेनियस पावर में वी आर एम एस आई आर एम एस कांस्टेंट वैल्यू था, तो हमारा एवरेज वैल्यू भी वी आर एम एस आई आर एम एस होगा, जिसमें नो फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो आई वैल्यू विल बी नॉट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पी ए बी। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट मैंने क्या नोट किया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज 2 टाइम्स ऑफ इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी।
अब इस इंस्टेंटेनियस पावर के समीकरण जो मैंने यहाँ पे निकाला है ये वाला, इससे क्या पता चलता है कि जो सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी से आधी है, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी है वो दोगुना है सप्लाई फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इंस्टेंटेनियस पावर की सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हमारा दोगुना होगा। 50 है तो 50 इंटू 2 यानी कि 100 हर्ट्ज होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए v बराबर Vm sin ओमेगा टी है, जबकि आपकी इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा टी यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने इसको गोला कर दिया है ताकि आप इसे आसानी से समझें यहाँ पे। एंड इंडेक्स में मैंने क्या लिखा है कि टाइम पीरियड विल बी हाफ, और जो टाइम पीरियड होता है वो हाफ हो जाएगा। ऑफ कोर्स हाफ होगा क्योंकि जब दोगुना फ्रीक्वेंसी है तो उसके टाइम पीरियड हाफ होगा ही। जब हमारा सप्लाई की साइनोसॉइडल वेव एक चक्कर पूरा करेगी तो वहीं पर हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर की जो वेव है वो 2 चक्कर पूरा करेगी, यानी कि टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला ग्राफिकल अप्रोच, फिर वही मैंने एक सर्किट बनाया प्योर सर्किट का, प्योर इंस्टेंटेनियस सर्किट का, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, सॉरी। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैसे ग्राफिकल अप्रोच करते हैं इन दोनों का सप्लाई और इंस्टेंटेनियस पावर के बीच का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर वोल्टेज और करंट का जो जो साइनसॉइडल वेव है एक साथ चल रहा है, और इसका एक पॉजिटिव चक्कर पाई में पूरा हो रहा है और दूसरा नेगेटिव चक्कर 2 पाई में पूरा हो रहा है, यानी कि पूरा इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है। जबकि जबकि इस जो पावर का ये वाला जो ग्राफ है ये वाला पावर का ग्राफ है, ठीक है, पावर का फ्लो चार्ट है। तो ये वाला जैसे देखिए इसका जो टाइम पीरियड होगा वो पाई तक जा रहा है, फिर वही क्रिया फिर वही दोहरा रहा है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो पाई तक पूरा हो रहा है। यानी कि वहां पे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि टाइम पीरियड विल बी हाफ, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पाई में ही पूरा हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे ये वोल्टेज और करंट का 2 पाई में टाइम पीरियड पूरा हो रहा है। तो यही है बस ग्राफ चार्ट, जिसको आप देख देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे v बराबर Vm sin ओमेगा टी लिखा गया है, I बराबर Im sin ओमेगा टी लिखा गया है, और P बराबर क्या लिखा है वी आर एम एस आई आर एम एस प्लस इंटू इन ब्रैकेट माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कास 2 ओमेगा टी। अब हमने प्योर रजिस्टिव के केस में हमने क्या क्या देखा। पहली बात तो फेज एंगल 0 होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, ठीक है। और दूसरा पावर फैक्टर इसका यूनिटी होता है, क्योंकि फेज एंगल 0 है तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है। और तीसरा इंस्टेंटेनियस पावर एक पीरियडिक का होता है जिसमें कांस्टेंट और सिमेट्रिकल या पीरियोडिक दोनों प्रकार के कंटेंट होते हैं। तो यानी कि पूरा जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है वो एक प्रकार का पीरियोडिक या सिमेट्रिकल होता है। और तीसरा जो हमारा एवरेज पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर तो समझ गए, और एवरेज पावर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर के जो कांस्टेंट वाला भाग है वही होता है, यानी कि वीआरएमएस आईआरएमएस होता है। ये जो 2-3 पॉइंट है ये हमें याद रखने की जरूरत है। इस 2-3 पॉइंट को हम पूरे इस पार्ट में हमने कवर किया है। अब आगे देखेंगे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में, जो अगला हमारा पार्ट होगा।